हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। इससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। जो नए बच्चे हैं वो भी जल्दी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको हमारे क्लास जब स्टार्ट हो तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी जल्दी आप क्लास को शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 3 मार्च। आज हम 3 मार्च का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट भी करते रहिएगा। चलिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण आज क्लास है। आज हम इसमें स्ट्रेटेजी के भी कुछ पार्ट देखते चलेंगे और करंट अफेयर्स जो पहले वाले क्वेश्चन है उनको भी हम इसमें शामिल करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी इस क्लास को तब तक शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी हाल ही में एग्जाम लगे हुए हैं उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए बोले। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो ये देखिए, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अंतिम जो अतिरिक्त प्रभार है किसे सौंपा गया है, हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें जो चित्र लगा हुआ है सोनिया गांधी का लगा हुआ है, इसलिए ये इसको आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आर सुब्रमण्यम, दूसरा जो बी ऑप्शन है निधि छिब्बर, और ऑप्शन नंबर सी है सुमन बेरी, और ऑप्शन नंबर जो डी है परमेश्वरम अय्यर। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि फरवरी 2026 में नीति आयोग का जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आइए हम पहले सबसे पहले नीति आयोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि नीति आयोग कब इसकी स्थापना हुई, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, और इसमें अभी हाल ही में इनके सीईओ कौन बने हैं। चलिए तो आइए हम देखते हैं दूसरे पेज में। पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए नीति आयोग। नीति आयोग चलिए आप लोग जल्दी से बताइए नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, जल्दी बताइए। स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, जल्दी से आप लोग जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है। ये इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका नाम नीति आयोग नहीं था, परंतु इसको 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के बारे में इसको अब जानने लगे हैं। तो पहले इसका नाम क्या था, इसका पहले नाम था योजना आयोग के नाम से हम इसे पहले जानते थे, योजना आयोग। पहले इसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, परंतु 2015 से 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग के रूप में इसको बदल दिया गया है। चलिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इस समय हमारे प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, यही है इसके नीति आयोग के अध्यक्ष। आप लोग जल्दी से बताइए इसमें इसके उपाध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में इसके सीईओ की नियुक्ति हो गई है। जो पहले हमारे सीईओ थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उनके स्थान पर एक नए सीईओ आई हैं। उनका क्या नाम है, तो जो पहले सीईओ थे, सीईओ उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इस समय जो हम नए सीईओ हैं
वो कौन है? तो इस समय के जो नए सीईओ हैं वो है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर इस समय, जो निधि छिब्बर है इस समय नई सीईओ बनी है नीति आयोग की। इससे पहले कौन थे जिसका इन्होंने स्थान लिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो इससे पहले जो सीईओ थी थे वो है बी 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 आर सुब्रमण्यम। इन्होंने बी आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। तो हमारी जो नई सीईओ है वो है निधि छिब्बर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इनका 24 फरवरी को कार्यकाल खत्म हो चुका था। 24 फरवरी को कार्यकाल इनका खत्म हो गया है। इसके स्थान पर सुमन ओ क्या कहते हैं, निधि छिब्बर को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर जो है वो नीति आयोग की नए सीईओ के रूप में अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हो गई है। चलिए, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लिया करिए। ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लिया करिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, चलिए आइए नीति आयोग के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें भी दिया गया है नीति आयोग, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। इस समय इसके 2 अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको पता हो गया है। जो इस समय उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो सुमन बेरी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। तो वो हैं अरविंद पनगड़िया। चलिए, अभी इनकी जगह, अभी ये किसके स्थान पर लिया? तो ये योजना आयोग का ही एक वो है, उसी के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। चलिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्भरता सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक, ये सारे नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो संयुक्त अभ्यास है ये अभी की नहीं, अरे ये मिलान कोटी शीतकालीन ओलंपिक है, ये भी एग्जाम में पूछे जा गए हैं, तो पूछने योग्य क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन हम। 2026 मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर जो बी है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर जो सी है इटली, और ऑप्शन नंबर जो डी है नीदरलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक है इसमें पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है, और इसमें भारत का स्थान कौन है? भारत ने भाग लिया था या नहीं लिया था? भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? कोई पदक जीते हैं कि नहीं जीते हैं? ये भी आ रही है, हम लोग आगे जानते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जो मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक है इस पदक श्रेणी में कौन सा देश सबसे प्रथम स्थान पर है? चलिए, आइए हम देख लेते हैं पहले जो ये मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक
ये भी एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको इसके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पदक तालिका में जो शीर्ष स्थान है वो है नॉर्वे। नॉर्वे देश इसमें शीर्ष स्थान पर है। इसने यानी नॉर्वे देश ने 18 स्वर्ण पदक पाए थे। 18 18 18 स्वर्ण पदक। नॉर्वे देश ने 18 स्वर्ण पदक और टोटल कितने पदक पाए थे? टोटल पाए हैं 41 पदक, यानी 41 पदक नॉर्वे देश ने सबसे ज्यादा 18 पदक, 18 स्वर्ण पदक और टोटल 41 पदक को जीता है, इसलिए टॉप पर नॉर्वे देश है। चलिए आइए हम इसके बारे में और भी ध्यान से देख लेते हैं। इसमें अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। अमेरिका दूसरे स्थान पर, यह भी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। चलिए और देखते हैं इसमें। इसका कभी कभी इसका ये भी पूछ सकता है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन है वो है इटली में हुआ है 6 से 22 फरवरी के बीच में। इसका जो आयोजन है वो भी देख लेते हैं। आयोजन कब हुआ है? आयोजन, इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इटली में। इसका आयोजन इटली में हुआ है। कब से? 6 से 22 फरवरी के बीच में। 6 से 22 फरवरी के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा इसमें मेजबान देश कौन है? तो आपको पता हो चुका है कि इसमें मेजबान जो देश है वो है इटली। 6 से 22 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो टॉप पर है वो है नॉर्वे और दूसरे स्थान पर है क्या कहते हैं? अमेरिका। ये भी आपको सब पता होना चाहिए। चलिए और इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 8 खेलों के लिए 8 खेलों के लिए 8 खेलों के लिए लगभग 8 खेलों के लिए लगभग 116 स्पर्धाएं 116 स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। लगभग इसमें 92 देशों से लगभग 2800 खिलाड़ी ने भाग लिया है। इसमें 92 देशों से लगभग 2800 खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इसमें आपको ये भी देख लेना है कि इसमें भारत ने भी कोई पदक जीता है कि नहीं जीता। तो भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता है। भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे तो वो भी कोई पदक नहीं जीत सके। तो आइए देख लेते हैं। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई पदक नहीं जीता। इसमें 2 खिलाड़ी भाग लिए थे। जो भारत के 2 खिलाड़ी हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था। तो उनका क्या नाम था? एक का नाम था आरिफ मोहम्मद। आरिफ। एक इसमें भारत की ओर से 2 खिलाड़ी भाग लिए थे। एक का नाम था आरिफ मोहम्मद खान और एक थे, दूसरे थे कौन? उनका भी नाम आपको पता होना, स्तानजिन। स्तानजिन स्तानजिन लुडुप।
इसमें 2 खिलाड़ी भाग लिए थे, एक आरिफ मोहम्मद, एक थे स्तानजिन लुडुप। ये दोनों ने भाग लिया था, परंतु इसमें ये लोग कोई पदक नहीं जीत सके हैं। तो ये हमारा हो गया मिलान जो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक है। इतना आपको इसमें पता होना चाहिए कि किस देश में इसका आयोजन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए इटली में हुआ है 6 से 22 फरवरी के बीच में। कौन सा देश यानी सब पदक तालिका में सबसे फर्स्ट स्थान पर है, तो नॉर्वे देश है, जिन्होंने 18 स्वर्ण पदक और टोटल 41 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो उसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि दूसरे स्थान पर है अमेरिका। और कितने खेलों के लिए कितने स्पर्धाएं हुई हैं, तो 8 खेलों के लिए 116 स्पर्धाएं हुई हैं। 92 देशों से लगभग 2800 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब भारत के उपलक्ष्य में देख लिया जाए तो इसमें भारत की ओर से 2 लोग भाग लिए हैं, आरिफ मोहम्मद खान और दूसरे थे तंजानिन लुडुप, जिन्होंने एक भी पदक को नहीं प्राप्त किया। तो ये हो गया हमारा मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक। इतना इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो इसमें क्या पूछ रहा है, शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो कौन सा देश शीर्ष पे होगा, तो इसमें हो गया नॉर्वे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी, ये सही होगा। आप लोग जल्दी से इसमें टिक लगा लीजिए। जो मेन पॉइंट है आपको लिखाए जा रहे हैं, उसको आप लोग कॉपी कलम में से उसको अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सब चीजें आपको लिखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसमें नॉर्वे में 18 स्वर्ण पदक जीते थे, 12 रजत पदक जीते हैं और 11 कांस्य पदक जीत चुके हैं। टोटल 41 पदक जीते हैं, तो इसलिए नॉर्वे टॉप पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका ने टोटल यानी 12 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक जीते हैं और 9 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 33 पदक जीता है, तो इसलिए दूसरे स्थान पर अमेरिका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है, 10 स्वर्ण पदक जीते, 7 कांस्य रजत पदक और 3 कांस्य पदक, टोटल 20 पदक जीते हैं, इसलिए तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। तो आप लोगों को 3 स्थान तक आपको ध्यान देना है। उसके बाद चौथे स्थान पर है इटली, जो मेजबान देश है, 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत पदक और 14 कांस्य पदक, टोटल 30 पदक को जीत लिए हैं। इतना आपको पता भी होना चाहिए इटली के बारे में, जो मेजबान देश है, वो भी 30 ही कुल पदक जीत चुके हैं। चलिए इतना हमारे लिए काफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 3, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है केरलम, ऑप्शन नंबर जो बी है मलयालम, ऑप्शन नंबर सी है केरलम और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। कि भी हाल ही में केरल का नाम परिवर्तन करने की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है मंजूरी दे दी है, तो कौन सा नाम उनका रखा जाएगा, ये भी आपको बता दीजिए। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी बताइए। केरलम, मलयालम, केरलम और या दक्षिणम, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलने का जो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, तो अब से केरल का नाम केरलम रख दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो केरलम है इसका अर्थ क्या होता है। केरलम का अर्थ होता है नारियल, जो वहां पर केरल में अधिकतर नारियल होता है, तो इसलिए जो नारियलों का जो भूमि है, इसीलिए इसी के नाम पर केरलम का नाम जाना जाता है। तो केरलम का जो अर्थ होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। केरलम का अर्थ क्या होता है, नारियल की भूमि, ये भी आपको पता होना चाहिए। केरलम का अर्थ क्या हो गया है,
नारियलों की भूमि। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अभी हाल ही में केरल का जो नाम बदलने की प्रस्ताव रखा गया है, तो अब से केरल का नाम क्या हो जाएगा, केरलम। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2024 को ये प्रस्ताव को भेजा था कि केरल का नाम परिवर्तित कर दिया जाए। तो 24 जून 2024 को इसका, यानी 24 जून 2024 को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था कि इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, किस आर्टिकल के द्वारा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किस आर्टिकल के द्वारा हम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता दीजिए कि किस आर्टिकल के द्वारा हम किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जान लेते हैं। जो केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को पारित कर दिया था। तो यानी 24 जून 2024 को केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए प्रस्ताव को पारित किया था। संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा हम किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3 के द्वारा हम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतना आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर और बताइए। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के पहले, लिख लीजिए आप क्वेश्चन, भारत के पहले भारत के पहले भारत के पहले नवाचार भारत के पहले सेमीकंडक्टर भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जल्दी से आप लोग बताइए, क्योंकि ये इस एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है। जल्दी से आप लोग बताइए, भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो आप लोगों का ऑप्शन सही है, हैदराबाद। अभी पिछली क्लास में हम इसको बता चुके हैं कि जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है उसका जो उद्घाटन है हैदराबाद में हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, इसके बारे में देख लेते हैं। आइए, वैश्विक एआई ब्रेन रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो ऑप्शन है हमारा चौथी, ऑप्शन नंबर बी है पांचवी, ऑप्शन नंबर जो सी है छठी, और ऑप्शन नंबर जो डी है 10वीं। तो बताइए, वैश्विक एआई जो वैश्विक एआई ब्रेन रिपोर्ट है 2026 के द्वारा भारत की जो रैंकिंग है वो कौन से स्थान पर है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वैश्विक एआई ब्रेन रिपोर्ट जो रेस रिपोर्ट है उसमें भारत का कौन सा रैंक है? चलिए, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। आइए, वैश्विक
वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट, ब्रेन रेस रिपोर्ट। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो वैश्विक ब्रेन रिपोर्ट है, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट, इसमें भारत को स्थान, कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 6th स्थान प्राप्त हुआ है। और जो इसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। जो स्कोर है उसका स्कोर 100 में से 32वां स्कोर इनको प्राप्त हुआ है, यानी 32वां स्कोर इनको प्राप्त हुआ है भारत को, जो है वैश्विक एआई ब्रेन रिपोर्ट में। चलिए इसमें जो प्रथम स्थान पर वो कौन है? कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है वो है अमेरिका। अमेरिका इस पर प्रथम स्थान पर है, यानी प्रथम स्थान पर अमेरिका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरे स्थान पर कौन है ये भी आप लोग देख लीजिए। दूसरे स्थान पर है चीन। कभी कभी ये भी पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पूछ लेता है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है तथा दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर आप लोग देख लीजिए, तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर तीसरे स्थान पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब भारत तो पता ही है, 6ठे स्थान पर है। स्कोर जो है 100 में से 32वां रैंक इसको प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। जो नए छात्र हैं जल्दी जल्दी इसको क्लास को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है, चलिए आइए देख लें। यह रिपोर्ट ऐसी ह्यूमन एसर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं उसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर और 6वां स्थान पर है भारत, अपना भारत। ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में बहुत है जानकारी। चलिए इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5वां। फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुके हैं? ये भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी हाल ही में जो देश जो अभी जो नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? वो हैं रॉबर्ट जेटन। इनकी एक खासियत और है, ये जो नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के साथ साथ ये एक समलैंगिक प्रधानमंत्री भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। नीदरलैंड, तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा सही नंबर डी, नीदरलैंड। अभी हाल ही में रॉब जेटन नीदरलैंड के अभी हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और सबसे युवा लगभग 32 वर्ष के हैं। 32 वर्ष के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी बने हैं। ये एक समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं, समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, जो स्वेच्छा से स्वयं अपना बताते हैं कि ये एक समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट जेटन। तो अभी आपको ऑप्शन क्या सही होगा? नीदरलैंड। आप लोग जल्दी से बताइए इस समय नीदरलैंड की राजधानी क्या है? क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है और वहां की जो करेंसी है वो कौन सी है। तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी
वो क्या है, तो एम्स्टर्डम जो यहाँ की राजधानी है, एम्स्टर्डम। यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, आइए आइए देखते हैं कि यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है। तो वहां की राजधानी है एम्स एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। तो ये भी आपको नीदरलैंड के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है। तो यहाँ की जो राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। और यहाँ पर अभी हाल ही में रॉब विटन यहाँ के यानी पहले युवा प्रधानमंत्री के रूप में अभी इन्होंने शपथ ले ली है। ये एक समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। और हम रॉब विटन डेमोक्रेट शासक पार्टी से और वह नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर एक समलैंगिक पुरुष प्रधानमंत्री भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो राजधानी है एम्स्टर्डम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। इतना आपको पता होना चाहिए। आप मैप में देख लीजिए, ये है आपको नीदरलैंड, नॉर्थ सी के बगल ही है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन चुका है। ये भी एग्जाम से में पूछने योग्य क्वेश्चन है, तो आप लोग इसमें भी स्टार लगा लीजिए। भारत का ऐसा कौन सा गांव है जो जाति मुक्त घोषित कर चुका है अपने आप को। चलिए देखते हैं। हिवरे बाजार महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर जो है सौंदला गांव महाराष्ट्र का। और एक है ऑप्शन नंबर जो सी है मोडेरा गुजरात का। और ऑप्शन नंबर जो डी है पल्ली गांव जम्मू और कश्मीर का। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित हो चुका है। चलिए जल्दी बताइए। आप लोग महाराष्ट्र का अहिल्यानगर का नाम तो आप लोगों को सुना ही होगा। तो अभी हाल ही में आइए हम इसके बारे में दूसरे पेज में जानते हैं। भारत का पहला जाति मुक्त गांव जल्दी बताइए आप लोग, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जो भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा है, ये है महाराष्ट्र का जो अहिल्यानगर है। आप लोग बताइएगा कि जो अहिल्यानगर से पहले इस नगर का नाम क्या था। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अभी अहिल्यानगर इसका नाम बदला गया था तो अहिल्यानगर रख दिया गया है। तो इसका आपका पुराना नाम बताना है कि इसका इससे पहले इसका क्या नाम था। अहिल्यानगर जिले का जो सौंदला गांव है, अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव ये पहला गांव जाति मुक्त गांव घोषित हो चुका है। सौंदला गांव ये अहिल्यानगर है या महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जिले का सौंदला गांव पहला है जो जाति मुक्त घोषित हो चुका है। चलिए आइए हम इसके बारे में और ध्यान से देखते हैं। जो वहां की ग्राम सभा है, वहां की ग्राम सभा वहां की ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से
खुद को खुद को जाति मुक्त सर्वसम्मत, थोड़ा देख लीजिए गलत लिखा हुआ है। आइए फिर से इसको देख लेते हैं। सर्वसम्मत, आप लोग देख लीजिए। बहुत लोग कमेंट करने लगते हैं कि ये गलत है, आप लोग थोड़ा वो देखते रहिएगा। वहां की जो ग्राम सभा है उन्होंने सर्वसम्मत खुद को जाति मुक्त घोषित कर दिया है, जाति मुक्त मुक्त घोषित कर दिया है। वहां के जो सरपंच थे, वहां के सरपंच हैं, चलिए इतना। अब वहां की जो स्कूल है, वहां के जो जल है, वहां पर किसी भी जात को कोई रोक टोक नहीं होगा। अपने मन से जो भी करना है वो कर लीजिए। जहां से जो सरकारी जो सेवाएं हैं वो भी सभी के लिए एक समान अब आज से प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए वहां के जो गांव वाले हैं सर्वसम्मति से अपना गांव को जाति मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है। किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल चर्च का विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? आप लोग देख लीजिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर जो सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर जो डी है तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने जो वसई कैथेड्रल चर्च को विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, हरियाणा में है या तमिलनाडु में है? क्या से में है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी आप लोग बताइए कि किस राज्य में स्थित है जो 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल जो कैथेड्रल चर्च है, इसको विरासत यूनेस्को एशिया पुरस्कार से सभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है जो वसई कैथेड्रल चर्च। इसको अभी हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पर ये स्थित है। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही होगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है जो ये कैथेड्रल वसई कैथेड्रल चर्च है। चलिए आइए हम इसके बारे में और देख लेते हैं। 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल, सेंट जोसेफ कैथेड्रल भी कोई नाम से भी इसको जानते हैं, वो अभी विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2025-26 से इसको सम्मानित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, यह एक ऐतिहासिक चर्च है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है। ये भी आप लोग देख लीजिए। यह चर्च पालघर जिले में स्थित है, वसई किले परिसर के भीतर स्थित है और यह पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। तो ये भी आपको देख लेना है। चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है एआई पर आधारित, क्योंकि इसमें एआई से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देख लिए। एआई आधारित एआई आधारित सभा एआई आधारित सभासार एआई आधारित सभासार
एआई आधारित अभिसभा सार का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा आप लोग जल्दी से बताइए। अभी हाल ही में एआई आधारित सभा सार का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जल्दी से आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको दे दिया गया है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में उठा लेता है जिसे लगता है कि हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु वही क्वेश्चन को वो उठा लेता है। तो आप लोग जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। अभी हाल ही में एआई आधारित सभासार का जो सभासार का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? जल्दी से बताइए। तो ये किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और लड़के पढ़ने में स्टार्ट करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये ऐसे भी क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिएगा। चलिए जो नए बच्चे हैं जल्दी क्लास को शेयर भी करते रहे, लाइक तो आप लोग करते ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो ऑप्शन है रक्षा, ऑप्शन नंबर जो बी है प्रहार, ऑप्शन नंबर जो सी है विजय और ऑप्शन नंबर जो डी है सुरक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की भारत की एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आइए हम इसके बारे में दूसरे पेज में देखते हैं। तो अभी हाल ही में प्रहार, एक मिनट, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आपातकाल विरोधी नीति का क्या नाम है? अभी हाल ही में प्रहार को चालू किया गया है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू कर दिया गया है प्रहार जो अभ्यास है। चलिए इसका जो उद्देश्य है वो है यह नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनाना है, यानी जो आतंकवाद है इसको जीरो टॉलरेंस पर अपनाना है। जितने भी आतंकवादी जो लॉन्च पैड है इनको नष्ट करना है। इनका उद्देश्य आतंकवादी हमलों को रोकना और सुरक्षा को प्रदान करना है, और इसके लिए तुरंत इसका जवाब देते हैं। जो आतंकवादी जो हमले हैं उसको तुरंत रोकना इसका जो उद्देश्य है। आइए हम देख लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्जाम में यह भी देखा जा सकता है कि जो प्रहार है इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो यह नीति इसका जो उद्देश्य है वो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनाना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनाना, और आतंकवादी हमलों को रोकना, आतंकवादी हमलों को रोकना और इसका तुरंत जवाब देना।
जवाब देना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि जो प्रहार अभ्यास है ये गृह मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है जीरो टॉलरेंस को अपनाना, आतंकवादी हमलों को रोकना तथा इसका तुरंत जवाब देना। चलिए, और जो आतंकवादी नेटवर्क हैं उनको ध्वस्त करना, ये भी इनका एक मेन मकसद है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी हाल ही में 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ऑपरेशन जो प्रहार है इसको शुरू की गई। ये एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति है जिसके माध्यम से आतंकवाद की जो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस को खत्म करना और जो आतंकवाद है इनको पूरी तरह से नष्ट करना और इनके जो नेटवर्क है इनको पूरी तरह से समाप्त करना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना को अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन है हमारे हरियाणा, ऑप्शन नंबर जो बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर जो सी है पंजाब और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है उत्तर प्रदेश। तो आप लोग जल्दी से बताइए किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में मेरी रसोई योजना को स्टार्ट किया है? जल्दी बताइए, अभी हाल ही में मेरी रसोई योजना को किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पंजाब के द्वारा मेरी रसोई योजना को अभी हाल ही में स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए आइए हम इसको दूसरे पेज पे देखते हैं, मेरी रसोई योजना के बारे में। मेरी रसोई योजना, मेरी रसोई योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भी इसको स्टार्ट किया गया है? तो अभी पंजाब के द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री मोहन, जो पंजाब के मुख्यमंत्री वहां के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं क्या कहते हैं भगवंत मान, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा भी हाल ही में इसको स्टार्ट कर दिया गया है, मेरी रसोई योजना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? इसका जो उद्देश्य है वहां के जो 40 लाख परिवार हैं उन्हें मुफ्त खाद्य प्रदान करना, उन्हें मुफ्त खाद्य सामग्री प्रदान करना, ये आपको पता होना चाहिए। वहां के जो 40 लाख परिवार हैं उन्हें मुफ्त में खाद्य सामग्री प्रदान करना और इसके लिए लगभग 950 करोड़ का बजट अपने आप वो रखे हुए हैं, 9.5 यानी 950 करोड़ का जो बजट है वो रखे हैं। ये खाद्य सामग्री में क्या क्या मिलेगा ये भी आपको देख लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो इसमें 2 केजी चावल मिलेगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसमें 2 किलो के चावल मिलेगा, 2 किलो चीनी मिलेगी, इसमें 2 किलो चीनी मिलेगी और क्या मिलेगा? इसमें 1 किलो नमक मिलेगा, 1 केजी नमक मिलेगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। और इसमें क्या मिलेगा? 200 ग्राम हल्दी पाउडर, हाँ दाल बनाने के लिए हल्दी पाउडर, 200 ग्राम हल्दी पाउडर मिलेगा। और इसमें 1 लीटर सरसों तेल, तो इतना चीज इसमें मिलने वाला है पंजाब सरकार के द्वारा। अभी मेरी रसोई योजना को स्टार्ट कर दिया गया है, 40 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज और रसोई
जो सामग्री है उसको प्रदान किया जाएगा। इसमें लगभग 9,50,000 करोड़, लगभग 950 लाख रुपए का, 950 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। इसके थ्रू इनको 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 केजी नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर लगभग सरसों का तेल इनको मुफ्त में मिलेगा। तो आप लोग इसके जो है ऑप्शन उसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो होगा पंजाब राज्य में अभी हाल ही में इसको लागू कर दिया गया है, मेरी रसोई योजना को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का जो 116वां संस्करण है, अभी हाल ही में इसको कहां पर आयोजित किया गया है? इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो वज्र प्रहार अभ्यास है वो किन किन देशों के बीच में होता है, अभी हाल ही में कौन सा संस्करण इसका हुआ है, और कहां पर इसका अभी हाल ही में ये हो रहा है? तो आप लोग जल्दी से आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में ये बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। आइए हम इसको दूसरे पेज में देखते हैं। जो वज्र प्रहार अभ्यास है, वज्र प्रहार अभ्यास, तो ये किन किन देशों के बीच में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किन किन देशों के बीच में होता है? तो ये होता है अभी ये हाल ही में किन किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। ये भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। अमेरिका के बीच हो रहा है। कौन सा संस्करण है? यानी 16वां संस्करण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 16वां संस्करण है। और अभी हाल ही में कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन हो रहा है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन, बकलोह में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वज्र प्रहार अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। ये 16वां संस्करण है। और भारत में इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन हो रहा है। ये 21 दिनों तक चलने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 21 दिनों तक चलने वाला अभ्यास है। ये 24 से 16 मार्च तक चलेगा। ये 24 से 16 मार्च तक चलने वाला है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में 24 से 16 मार्च के बीच में चलने वाला है। चलिए आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, ये संयुक्त विशेष बल वज्र प्रहार अभ्यास है। ये शामिल देश में भारत और अमेरिका के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। आयोजन स्थल बकलोल के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल यानी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। ये कौन सा संस्करण है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 16वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी जो सामरिक तालमेल है इसको बढ़ाना, ये भी इसका मेन उद्देश्य है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। और क्लास को जल्दी जल्दी आप शेयर भी करते रहिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे हमारे क्लास को उनको अपडेट मिलती रहे। और जो पुराने बच्चे हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं वो क्लास को लाइक भी कर दिया करें और बच्चों के पास शेयर कर दिया करिए। चलिए आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके जो भी क्वेरी हो या जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए। हम उसको देख के आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग कैसा क्लास रही है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए धन्यवाद।